ओके बच्चों, आज ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ, या ये जो हम निकालेंगे, जो हम वर्क करने वाले हैं, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का ये टॉपिक है। फिर अब हमें करने वाला, हम करने क्या है इसमें, ठीक है। ये एक वायर है, लॉन्ग वायर है, ठीक है, और इसमें यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है। यूनिफॉर्म करंट है, पूरे क्रॉस सेक्शन में ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ड्यू टू दिस करंट वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P1 दैट इज आउटसाइड द वायर, और एक पॉइंट है इनसाइड द वायर। तो इन दीज टू पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये टॉपिक हम करने वाले हैं आज के इसमें लेक्चर में। क्वेश्चन क्या है, शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको दिखा रखी है, ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कैसा, सर्कुलर किनारे से। रेडियस क्या है, ए। कैरिंग स्टडी करंट, मतलब यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रही है, इसमें स्टडी करंट फ्लो हो रही है, आई। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि हर तरफ, हर क्रॉस सेक्शन में, यहाँ मतलब पूरे में जो चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है वो सेम है, हर तरफ करंट सेम है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं बोलूँ 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो 1 एम्पियर पूरी वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अगर मैं एक पॉइंट से देख रहा हूँ, एक पॉइंट से एक चार्ज फ्लो हो रहा है, एक पॉइंट से एक सेकंड में 10 चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो दूसरे पॉइंट से भी 10 चार्ज, तीसरे पॉइंट से 10 चार्ज, चौथे पॉइंट से भी 10 चार्ज। तो वायर के हर पॉइंट से मैं देखा उतने चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, आपको बता दिया है ना, आर लेस देन ए, आर ग्रेटर देन ए। तो ये पॉइंट P1 है, तो एट दिस पॉइंट, चलो अभी मान लेते हैं पॉइंट P1 है, सेंटर से ये R दूरी पे है पॉइंट P1। एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। First of all, we should know what is the ampere circuital law, है ना। तो at the point P1, at point P1, we have to find magnetic field by the help of आई एम जस्ट राइटिंग दिस, कि जैसे आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए कि मतलब क्या करने जा रहे हैं। द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ हमें मालूम है, क्या कहते हैं एम्पियर्स लॉ, द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल किसका, एम्पिरेंस लूप का। लाइन इंटीग्रल एम्पिरेंस लूप का, जिस पर कौन है, उसके हर पॉइंट पे कौन है, बी मैग्नेटिक फील्ड, उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है एम्पिरेंस लूप का, जो कि इमेजिनरी है, उसके हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बी है, लिंक्ड है, जो कि आपको, जो कि बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट थ्रेडिंग करंट। कितनी करंट थ्रेड करके जा रही है एम्पिरेंस लूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर एन एम्पियर लूप विच इज जस्ट विच शुड बी पास्ड थ्रू द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज दिस इज द पॉइंट, एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनिशियली वी सपोज टू कंसिडर द एम्पिरियन लूप। सो we already know the shape of magnetic field. What is the shape of magnetic field? Concentric circle. The shape of magnetic field is concentric circle. तो सर्कल के शेप में मैग्नेटिक फील्ड है, तो डेफिनेटली वी हैव टू कंसिडर द एम्पियर लूप। इट इज अगेन ए सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड का शेप सर्कुलर शेप होने की वजह से हमें एम्पियर लूप भी सर्कुलर शेप में इमेजिन करना पड़ेगा। सपोज दिस इज द एम्पियर लूप, क्योंकि आप जानते हो सिंस द मैग्नेटिक फील्ड
द मैग्नेटिक फील्ड इज इन सर्कुलर, so circular shape, so for symmetry we should consider the Ampere loop. The Ampere loop should be circular. The Amperian loop is also in circular loop. ठीक, इसी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, इसी के ऊपर एम्पियर लूप है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और एम्पियर लूप दोनों ही है. एम्पीरियन लूप, ठीक है बेटा. मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के ऊपर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हमने एम्पियर लूप इमेजिन किया है. अब हम एम्पियर लूप का इंटीग्रेशन करेंगे. इट मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग एम्पियन, बेटा वी आर इंटीग्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के शेप में है, सर्कुलर शेप में है. तो हमने एम्पियर लूप इमेजिन किया है. हम इंटीग्रेशन तो एम्पियर लूप का कर रहे हैं, छोटे छोटे लेंथ का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. लेकिन उस छोटी लेंथ में कौन इकट्ठा हो गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया, है ना. तो अगर किसी पॉइंट पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, माना इस पॉइंट पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो पूरे लूप में कितना हो गया ये हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, वैक्टर बी डॉट डी एल. ये निकालते हैं पहले, क्यों भाई? पहले हम ये निकालते हैं, फिर बाद में ये निकालेंगे. तो ये बराबर इसके बराबर किसके बराबर होगा? ये बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के इसमें डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट आपको दे रहा है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट शुड बी अ कॉस थीटा. इतनी बात तो हमें मालूम होनी चाहिए. ठीक है, अब थीटा कॉस थीटा है, इट मीन्स बी एंड डी एल शुड बी बोथ इन सेम डायरेक्शन. चलो कोई नहीं, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. यहाँ पे आप देखो, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, मैंने यहाँ पे डी एल लिया, डी एल भी सामने की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है पता लगाओगे? ऐसे. ठीक है, सामने मतलब अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर द बोर्ड ऑफ बोर्ड इनवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही इनवर्ड है. ठीक है बेटा, डी एल भी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ. यहाँ पे ले लो डी एल, यहाँ पर डी एल ले लिया मैंने, तो डी एल इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है. थीटा हर जगह 0 डिग्री, थीटा हर जगह 0 डिग्री, हर जगह थीटा 0 डिग्री हो गया. समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो पूरे लूप में थीटा बराबर 0 डिग्री है. थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री. क्लियर? तो द वैल्यू ऑफ बी डी एल शुड बी इक्वल्स टू बी डी एल कॉस 0. क्योंकि वायर से डिस्टेंस सेम है लूप का, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. तो भाई बी को बाहर कर लो, तो बी बाहर आ गया. इंटीग्रेशन क्या बचा अंदर? क्लोज लाइन इंटीग्रल डी एल. किसका लाइन इंटीग्रल हो रहा है? एम्पीरियन लूप का लाइन इंटीग्रल होगा ये. ठीक है बच्चों, है ना. अब पूरी लेंथ को जोड़ दो. ये क्या बोल रहा है? डी एल को सबको जोड़ दो, यानी पूरी सर्कमफेरेंस का लेंथ निकाल दो. तो ये जो वैल्यू आएगी, इट शुड बी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. तो भाई यहाँ पर अब जो वैल्यू आ गई वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर की आ गई 2 पाई बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर. नाउ ये हमारा कंप्लीट हो गया इतना. अब आ जाओ नेट थ्रेडिंग करंट के लिए. नेट थ्रेडिंग करंट. भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एम्पियरियन सर्किट लॉ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पहले से ही. तो नेट थ्रेडिंग करंट कितनी है भाई? लूप में कितनी करंट जा रही है? पूरी की पूरी करंट जा रही है, सब लूप में से निकल के ऊपर से निकल गई, सब पूरी करंट जो थ्रेड कर रही है
आई कर रही है तो इट इज़ आई, नेट थ्रेडिंग करंट इज आई। सो अकॉर्डिंग टू द एम्पियरेंस लॉ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू क्या है, b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तो b बराबर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाय आर, या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो b बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय आर। सिंस करंट इज व्हाट, स्टेडी करंट, इट मीन्स करंट इज कांस्टेंट, देयरफॉर b इज रेसिप्रोकल टू r। कहाँ पे, जब पॉइंट व्हेन r इज ग्रेटर देन a, जब r बड़ा होता है a से तो b इज रेसिप्रोकल टू किसकी होता है, r के होता है। क्या ये बात समझ में आ गई दोनों को? ठीक है। अब आते हैं अंदर वाले पॉइंट पर। अंदर वाला पॉइंट कहाँ है, वायर के अंदर आ जाओ, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट P2। एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सेम थिंग वी हैव टू फॉलो, कंसिडर एम्पियर लूप विच इज लेस देन, तो ये हमने जो निकाला है, व्हेन r इज ग्रेटर देन a। अब सेकेंड पॉइंट r इज लेस देन a, देखो ये कहाँ तक आ रहा है बेटा, इसमें ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये आ रही है, यहाँ तक आई ना, और इससे नीचे आ रही है। चलो यहाँ तक करते हैं। चलो सेकंड केस r इज लेस देन a, ठीक। अब लेस देन a भाई यहाँ तक तो सेम रहेगा, वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा, बी डी एल बराबर बी टू पाई आर। जो हमारी चेंज होगी नेट थ्रेडिंग करंट चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि किनारे वाली जो करंट है वो थ्रेड होके नहीं हो पाई, वो थ्रेड होके नहीं जा पाई, है ना। अगर लूप इतना सा हो गया तो जो इधर वाली करंट है वो बच के निकल गई, वो लूप को थ्रेड नहीं कर पाई। कितनी करंट थ्रेड कर पाई? सबसे पहले हमारी आई करंट कितने एरिया को थ्रेड करती है, कितने एरिया में होकर जा रही है, पाई ए स्क्वायर में। हमारी करंट आई वाली करंट, स्टेडी करंट पाई ए स्क्वायर में जा रही है, तो वो कितने में जा रही है, वो कितने टाइम्स है इसके आई के, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो पहले डायरेक्ट करते हैं थ्रेडिंग करंट को लेकर के, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं यहाँ, क्योंकि आप वैसे ही निकालोगे बी डी एल वेक्टर बी डॉट डी एल, अगेन इट विल बी इज इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई आर। इन दिस केस आर इज़ लेस देन ए। क्लियर हो गया? आर इज़ लेस देन ए। बात करते हैं नेट थ्रेडिंग करंट की। नेट थ्रेडिंग करंट निकालनी है हमें, वो कैसे निकालें, कितनी करंट लूप में से होकर जा रही है, लूप कौन सा है, ये वाला, दिस इज अगेन एम्पियरियन लूप, ये लूप r इज़ लेस देन a है, ये लूप r इज़ ग्रेटर देन a है ना। तो हम मानते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऐसा अलग से आके लिखना, सिंस एरिया पाई ए स्क्वायर में करंट पासिंग थ्रू पाई ए स्क्वायर एरिया इज आई, तो यूनिट एरिया में कितनी करंट पास होगी, आई बाई पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस हमारा इस बार ये स्मॉल r है, मानो ये स्मॉल r, ये r1 r2 जैसा मानना, मान लो। तो स्मॉल r ये छोटे वाले एम्पियर लूप पे, ये r1 मान लो, ये r2 मान लो। चलो जो छोटा लूप है ये, इसका रेडियस क्या मान लिया मैंने छोटा लूप का, r2। तो r2 रेडियस वाला एरिया क्या हुआ, पाई r2 स्क्वायर। तो पाई r2 स्क्वायर के एरिया में कितना करंट पास होगी, तो एरिया पासिंग थ्रू, करंट पासिंग थ्रू एरिया ऑफ पाई r2 स्क्वायर, तो क्या आएगा, आई अपॉन
पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर टू स्क्वायर। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ओके चलो, तो पाई ए स्क्वायर में आई करंट पास हो रही है, तो पाई आर टू स्क्वायर बड़े छोटे वाले का मैंने रेडियस आर टू मान लिया है, अभी के लिए आप समझ लो। तो पाई आर टू स्क्वायर एरिया में कितना करंट पास होगी, आई ए बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है बेटा? अच्छा, तो नेट थ्रेडिंग करंट कितनी पास हुई? नेट थ्रेडिंग करंट आई इज इक्वल्स टू आई टी मान लूँ, आई टी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। आर टू को मैं आर ई कर लेता हूँ, ये जो अब आर ई दे रखा है शुरू से, तो आर टू क्या लूँ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस केस से ये अलग केस है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, छोटा है ए से, समझते हो बात को? चलो, अब अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किट लॉ, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी टी एल म्यू टाइम्स ऑफ नेट थ्रेडिंग करंट, इसकी वैल्यू वही है बी इंटू टू पाई आर बराबर आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या बच्चों, अब इसको सही से लिख लेते हैं हम लोग। तो b कितना आएगा, b बराबर नीचे ले आओ म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर। ठीक है बेटा, है ना? 2 पाई को इसके साथ कर लो। चलो, क्यों भाई, है ना? चलो, इस पाई से इस पाई को काट दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मैग्नीफिल जो आ गया b विल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या आएगा यहाँ पे, और ये r से ये स्क्वायर कट गया, दिख रहा है, 2i बाय ए स्क्वायर इंटू आर। देखो ध्यान से, दिखता है, पाई से पाई काट दिया, आर से पावर काट दी मैंने, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करना है मुझे, तो ये आ जाएगा 2i बाय ए स्क्वायर, तो अपॉन में है ये, और ये आर रह गया यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला बन गया। क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, 2i कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, तो b इज प्रोपोर्शनल टू r। क्या भाई, b इज प्रोपोर्शनल टू r, b इज प्रोपोर्शनल टू r। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, है ना भाई? ये तो वही कंडीशन है जो भाई सर्कुलर एम्पियर लूप बाहर भी था, सर्कुलर लूप एम्पियर लूप अंदर भी था, तो कुछ भी अंतर नहीं था, दोनों एक जैसे होंगे। यहाँ पर वो अंतर हो गया, वो अंदर हो गया, वो बाहर हो गया, b इंटू 2 पाई आर ही आएगा। इस बार एम्पियर लूप का रेडियस क्या है, r, तो r रेडियस का ही एम्पियर लूप करंट थ्रेड करेगा, जितना रेडियस का एम्पियर लूप होता है उतना ही करंट थ्रेड करती है। तो हमने करंट थ्रेड निकाला, पाई ए स्क्वायर एरिया में, मतलब पूरे वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितनी करंट पास हो रही है, ये वायर है, इसके ये पाई ए स्क्वायर का एरिया है, इसमें से कितनी करंट पास हो रही है, आई। तो एक एरिया में कितने पास होगी, आई बाई पाई स्क्वायर। तो पाई इस एम्पियर लूप में कितनी पास होगी, ये जो छोटा वाला एम्पियर लूप है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे। एक्चुअल में सेकंड केस में R2 हमें नहीं है, मैं आपके इजी के लिए मैंने R2 ले लिया उसे मानने के लिए, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि R वो भी है, R ये भी छोटा वाला एम्पियर लूप का भी है, लेकिन वैसे हमें R लेके चलना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। R ले रखा हमने कि भाई पाई आर स्क्वायर एरिया में एम्पियर लूप जो छोटा वाला उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, उसमें कितनी करंट पास हो रही है, तो आई करंट का इतना पास हो रही है, आई बाय पाई ए स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द थ्रेडिंग करंट, ये जो आई हमारी, ये थ्रेडिंग करंट है, ये हमारी थ्रेडिंग करंट है इस बार की, ये वाली। तो भैया थ्रेडिंग करंट में हमने रख दिया उठा करके, बी आ गया हमारा, ये 2 पाई आर मैं अपॉन में ले आया यहाँ पर,
2 पाई आर यहाँ पे आया था, 2 पाई को मैंने म्यू नॉट अपॉन, क्योंकि मुझे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करना था, तो 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यहाँ पे कर लिया मैंने, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 पाई 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 पाई हो गया। म्यू नॉट का म्यू नॉट है 2 इंटू आई, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, 2i हो गया। ए स्क्वायर को तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो नीचे r था, ये जो r आया था यहाँ पे, यानी ये r इस पावर से कट जाएगा, तो r बचा, तो b इज प्रोपोर्शनल टू r। क्योंकि पहले ही क्वेश्चन बोला है i a और सब कांस्टेंट है, तो मैग्नीफिल कैसे डिपेंड करता है r पर, ठीक है। तो ये दो कंडीशन क्लियर हो गई। तो वायर के अंदर मैग्नीफिल प्रोपोर्शनल टू r के है, जितना बड़ा रेडियस होगा मैग्नीफिल उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, वायर के बाहर चले जाओगे तो मैग्नीफिल रेसिप्रोकल टू r। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ किसके बीच में, b वर्सेस r के बीच में ग्राफ है। ग्राफ b वर्सेस r, तो ये ग्राफ है, यहाँ पे मैग्नीफिल है, यहाँ पे r है, यहाँ पे हमारा r बराबर a के हो जाएगा। तो r बराबर a मतलब r अंदर अंदर है, ठीक है। तो हमारा यानी r यहाँ पर अगर हम 0 कर दें, जब वायर के अंदर हो आप, r बराबर a है, मतलब आप सरफेस पे हो, r के अंदर चले जाओ तो मैग्नीफिल प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। अगर r 0 करो तो मैग्नीफिल 0, तो मैग्नीफिल 0। अब r बढ़ाओ तो मैग्नीफिल भी बढ़ेगा। मैक्सिमम मैग्नीफिल कब होगा, जब r बराबर a के होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नीफिल होगा b मैक्स। सबसे बड़ा मैग्नीफिल कहाँ होता है, r बराबर a पर, यहाँ पर b मैक्स होगा r बराबर a पर। उसके बाद b इज रेसिप्रोकल टू r, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है बेटा, समझ में नहीं आया, या ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ b प्रोपोर्शनल टू r के है, यहाँ b इज रेसिप्रोकल टू r के, ठीक है बेटा। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड दे दे इस बार आपको, एम्पियर्स लॉ के बेसिस पे काम कर रहा है ये क्वेश्चन, ओके, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला हुआ है, तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ के रखना अच्छे से। समझ में आ गया, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको याद रखना आप लोग।